स्नेहा ने बड़े ही भोलेपन से अपनी सास को जवाब दिया। माँ जी, बार बार आपकी जान देने की इच्छा देखकर हमें लग रहा है कि आपको तो सच में मरना ही चाहिए। अगर आपको सच में मरना ही है तो चलिए, हम आपके लिए बढ़िया चंदन की लकड़ी का इंतजाम कर देते हैं। क्यों रोहन? कहते हुए स्नेहा अपने पति रोहन की ओर देखकर बोली। रोहन ने भी हाँ में हाँ मिला दिया तो स्नेहा ने कहा, रोहन, आप पंडित जी को बुला लो और मैं पड़ोसियों को खबर कर देती हूँ कि वे भी आकर माँ जी को अंतिम विदाई दे दें। बहू बेटे के मुंह से अपने मरने की तैयारी सुन अनीता जी के हाथ पांव फूलने लगे। वो भागते हुए अपने पति सुरेश जी के पास गई और रोते हुए बोली, रोहन के पापा, सुना आपने? आपके बेटे और बहू मिलकर मुझे मारना चाहते हैं। मेरे मरने की तैयारी कर रहे हैं, चंदन की लकड़ी खरीद रहे हैं। मैं ना कहती थी, ये लड़की मुझे मारकर ही दम लेगी। अनीता जी की घबराहट देख, उन्हें परेशान देख सुरेश जी ने कहा, अरे भाग्यवान, इसमें अकेले बहू ही नहीं बल्कि मैं भी शामिल हूँ। क्या आप भी? अनीता जी हैरानी से सुरेश जी को देखने लगी। मतलब पूरा परिवार मेरा दुश्मन बना हुआ है? असल में अनीता जी का स्वभाव ही कुछ ऐसा था कि उन्हें हर बात पर ड्रामा करने की आदत थी। और ये ड्रामा तब से शुरू हुआ जब से स्नेहा इस घर में बहू बनकर आई। असल में स्नेहा और रोहन ने लव मैरिज की थी। सुरेश जी को तो उन दोनों के लव मैरिज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अनीता जी रोहन के लव मैरिज से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, उसके सख्त खिलाफ थी। लेकिन रोहन और सुरेश जी के आगे मजबूर भी थी, चाहकर भी कुछ ना कर सकी। और स्नेहा इस घर में बहू बनकर आ गई। स्नेहा को बहू के रूप में देखकर अनीता जी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए जानबूझकर वो स्नेहा के हर काम में गलतियां निकालती, छोटी से छोटी बात का बतंगड़ बनाती, खुद ही रोती, खुद ही चिल्लाती, खुद ही लड़ाई करती, झगड़ा करती और अंत में रो रो कर सबसे ये कहती कि ये बहू मुझे मारने के लिए आई है। इसके हाथों से मरने से तो अच्छा है कि मैं खुद ही मर जाऊं। बस यही उनका सबसे पसंदीदा हथियार था। हर बात में मैं मर जाऊंगी, मैं अपनी जान दे दूंगी, चाहे बहू ने चाय में चीनी कम कर दी हो या बेटे ने टीवी का चैनल बदल दिया हो। अनीता जी तुरंत अपना आखिरी हथियार निकाल लेती। अब तो जीने का कोई मतलब ही नहीं है, मैं जा रही हूँ मरने। जब से बहू इस घर में आई है, बहू के साथ साथ बेटे ने भी मेरी इज्जत करना छोड़ दिया है। क्या फ़ायदा ऐसी ज़िंदगी जीने का? अनीता जी इतना सीरियस होकर बोलती कि उनकी बातें सुनकर रोहन और स्नेहा दोनों ही घबरा जाते और उन्हें मनाने लगते। बस यही नाटक सालों से चल रहा था। अनीता जी नाराज़ होकर मरने की धमकी देती और रोहन और स्नेहा डर कर उन्हें मनाते रहते। लेकिन धीरे धीरे अब पूरा परिवार अनीता जी के इस ढोंग से परेशान हो चुका था, यहाँ तक कि सुरेश जी भी। समय के साथ साथ अनीता जी का नाटक और भी बढ़ता गया। अब हर रोज़ अनीता जी के इस ड्रामे से घर में तनाव बढ़ता जा रहा था। सुरेश जी, जो पहले अनीता जी की बातों को हल्के में लेते थे, अब खुद भी परेशान रहने लगे। एक दिन जब अनीता जी ने सुबह सुबह खाने में नमक कम होने को लेकर फिर से वही धमकी दी, फिर से वही ड्रामा शुरू किया, तो सुरेश जी झुंझला कर बोले, अनीता, कब तक ये नाटक चलेगा? मरने की धमकी देना कोई मजाक बात नहीं है। रोज रोज ये मनहूस बातें तुम्हारी जबान से निकलती ही रहती हैं। आखिर कोई कब तक बर्दाश्त करे? बर्दाश्त करने की कोई क्षमता होती है। बच्चों से भी गिरी हुई हरकतें कर रही हो। माँ की बातें सुन आज तो रोहन भी गुस्से में आ चुका था। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, माँ, अब तो आप हद ही कर रही हैं। हर छोटी छोटी बात पर ऐसी बातें करना सही नहीं है। पापा भी आपसे परेशान हो चुके हैं और हम भी। आखिर आप चाहती क्या हैं? रोहन भी पापा के हाँ में हाँ मिलाते हुए बोल पड़ा। अब तक तो स्नेहा चुपचाप ये सब खड़ी देख रही थी, लेकिन आज उसका भी धैर्य जवाब दे गया। बहती गंगा में हाथ धोते हुए वो भी बोल पड़ी, हाँ माँ जी, आप हमेशा अपनी जान देने की धमकी देती हैं, लेकिन कभी जान देती नहीं हैं। असल में अब हम सब परेशान हो गए हैं। अगर आप ऐसा ही चाहती हैं तो ठीक है, चलिए हम आपकी अंतिम यात्रा की पूरी तैयारी कर ही देते हैं। स्नेहा की बात सुन अनीता जी चौंक गईं।
क्या मतलब? ये तुम लोग मिलकर मेरे बारे में कैसी बातें कर रहे हो? तो स्नेहा ने बड़े ही भोलेपन से जवाब दिया, माँ जी, बार बार आपकी जान देने की इच्छा देखकर हमें लग रहा है कि आपको ये सच में करना ही चाहिए। चलिए, हम आपके लिए बढ़िया चंदन की लकड़ी का इंतजाम कर ही देते हैं। कहते हुए स्नेहा रोहन से बोली, रोहन, आप पंडित जी को बुला लो और मैं पड़ोसियों और रिश्तेदारों को सूचना दे देती हूँ, ताकि वो लोग आकर माँ जी को अंतिम विदाई दे सकें, और बाकी का जो काम है वो पापा जी देख लेंगे। स्नेहा की बात सुन अनीता जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने घबरा कर कहा, अरे ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो बस गुस्से में ऐसी बातें बोलती हूँ। इसमें इतनी बड़ी बात करने की क्या ज़रूरत थी? इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं थी। कहते हुए अनीता जी सबका मुंह देखने लगी। तो सुरेश जी ने कहा, नहीं अनीता, अब बहुत हो गया। या तो इस नाटक को हमेशा के लिए ख़त्म करो, या फिर सच में हमें छोड़ दो। हम सब तुम्हारे इस व्यवहार से तंग आ चुके हैं। कहते हुए सुरेश जी वहाँ से उठकर चले गए। अब घर में अजीब सा हलचल मच गया था। रोहन और सुरेश जी की बात सुनकर पड़ोसी भी आ गए और पूछने लगे, अनीता जी, ये क्या सुन रहे हैं हम? क्या आप सच में? इसके आगे किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। तभी स्नेहा ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, माँ जी, अगर आप सच में ऐसा करना चाहती हैं तो हमें आपकी इच्छा का सम्मान करना ही चाहिए। देखिए, पंडित जी भी आ गए हैं। अब अंतिम संस्कार की तैयारी भी शुरू हो रही है। बस अब आप अपना काम कर दीजिए। स्नेहा के इतना कहते ही रोहन और सुरेश जी भी आकर अनीता जी के अगल बगल खड़े हो गए। सबको ये इंतजार था कि आखिर अनीता जी अब अपने मरने के लिए कौन सा तरीका अपनाएंगी। सबकी नज़रें अपनी ओर देख अब अनीता जी के हाथ पांव फूलने लगे। पति, बेटा, बहू, पड़ोसी, सबकी नज़रें अनीता जी पर थी। अब अनीता जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। अब वो मन ही मन पछताने लगी। खुद को ही कोसने लगी कि कहाँ से मैंने इतना सारा रायता फैला दिया। अब क्या करूं, क्या कहूं सबको? ये सब तो लगातार मेरी ओर ही देखे जा रहे हैं। इनकी नज़रें मुझे तीर की तरह चुभ रही हैं। इतनी बेइज्जत तो मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी महसूस ही नहीं की जितना मुझे आज हो रही है। ऊपर से सुरेश जी बार बार अनीता जी से कहे जा रहे थे, अरे अनीता, क्या सोच रही हो? जल्दी करो, पंडित जी को लेट हो रहा है, उन्हें कहीं और भी जाना है। आखिर अनीता जी कब तक शांत बैठी रहती, कब तक अंदर ही अंदर खुद से लड़ती रहती। अंत में उन्होंने शर्मिंदा होकर कहा, नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं भला क्यों मरने लगी? और आप कैसे पति हो? अपनी पत्नी को मरने के लिए उकसा रहे हो। और तुम रोहन, जीते जी अपनी माँ के मरने की तैयारी कर रहे हो। अरे मैं तो बस ऐसे ही चिढ़कर तुम लोगों से मजाक में ऐसी बातें करती थी। तुम लोगों ने तो उसे सीरियस ही ले लिया। अनीता जी की बात सुन सुरेश जी गंभीर होते हुए बोले, अनीता, तुम्हारे इस घटिया वाहियात मजाक ने हमें सालों से परेशान कर रखा है। अब अगर फिर कभी तुमने ऐसी बात की तो हम इसे सीरियस ही लेंगे और इसे सच करके भी दिखा देंगे। सुरेश जी की बात सुन अनीता जी डर गई। माँ का चेहरा देख रोहन हंसते हुए बोला, माँ, अब समझ में आया कि बार बार ऐसी बातें करने से घर में कितनी नेगेटिविटी फैलती है, घर के लोगों पर क्या असर होता है। ये जो भी आज कुछ हो रहा है, ये आपके इस झूठ और इस मजाक के चलते ही हो रहा है। और क्या प्रॉब्लम है आपको स्नेहा से? बस एक यही गलती है ना कि वो लव मैरिज करके इस घर में आई है। बाकी ऐसी कौन सी कमी है जो आप अपनी पसंद की बहू को लेकर आती तो वो करती, जो स्नेहा नहीं कर पा रही है? ऐसा क्या कमी छोड़ा है स्नेहा ने? इस घर की देखभाल नहीं करती, आपकी इज्जत नहीं करती, पापा की इज्जत नहीं करती, आप लोगों की इज्जत मान सम्मान को बचाकर नहीं ले चल रही, कि आपको टाइम पर चाय पानी खाना नाश्ता नहीं देती, कि आखिर क्या नहीं कर रही, आखिर क्या चिढ़ है आपको उससे? रोहन की बात सुन अनीता जी ने सिर झुकाकर कहा, बेटा, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं कभी भी ऐसा नहीं कहूँगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। कहते हुए अनीता जी स्नेहा के पास जाती हैं और उससे कहती हैं,
बहू, तुम भी हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। शायद तुम्हें समझने में मुझे बहुत देर हो गई और मुझे मेरी गलती का एहसास भी हो गया। आइंदा से तुम लोग कभी भी मेरे मुंह से मरने की बात नहीं सुनोगे। कहते हुए अनीता जी चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। रोहन, सुरेश जी और स्नेहा तीनों ही एक दूसरे को देख मुस्कुरा उठे। उस दिन के बाद अनीता जी ने कभी भी अपनी जान देने की धमकी नहीं दी। फिलहाल तो जितने भी लोगों को सुरेश जी, रोहन और स्नेहा ने बुलाया था, उन सब लोगों से माफ़ी मांगते हुए उन्हें वापस भेज दिया। दोस्तों, कभी कभी किसी की आदत बदलने के लिए हमें उसे आईना दिखाना जरूरी होता है। स्नेहा और पूरे परिवार ने मिलकर अनीता जी को ऐसा सबक सिखाया कि वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगी।